मीर जाफर के बाद उसका दामाद मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम ऐसे नहीं बना, मीर जाफर के रहते हुए उसने बेंसी टॉट और मीर कासिम के साथ एक गुप्त समझौते हुए, जिसमें उसने बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये तीन प्रमुख जिले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आय के हिसाब से, तो उसको नायब सूबेदार का पोस्ट दिया। लेकिन फिर इसका लालसा बढ़ गया और लालच बढ़ने के कारण उसने 5 लाख रुपया बेंसी टॉट को, 2.7 लाख हॉलवेल को और 4 लाख क्लोड, ये अंग्रेज अधिकारी हैं, उनको दिया। अब कारण यह नहीं रहा, कारण यह रहा कि मीर जाफर अंग्रेजों के बार बार गिफ्ट देने से परेशान था, उसने मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद के एक प्रमुख किला जिसका नाम था जफर महल, उस जफर महल पे कब्जा कर लिया। और जफर महल पे कब्जा करना ही अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच खटपट चालू हो गया, जैसे इतिहासकारों ने सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल की दूसरी क्रांति का नाम दिया। नवाब की लालच में मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम गिफ्ट देकर बैठा, लेकिन उसे जल्द ही अंग्रेजों के लालच भरी निगाहों का पता चल गया और मात्र 2 वर्षों में यानी 1760 से 62 के बीच में उसने अंग्रेजों की हर नीयत से वाकिफ हो गया। अंग्रेज अपने तो फायदा लेते थे, अपने साथी या इंग्लैंड से आने वाले सारे व्यापारियों को फ्री में बिजनेस करवाते थे, एक भी टोल टैक्स नहीं देते थे। इस कारण से इसने, जो आपको याद होगा कि फर्रुखसियत जो मुगल एम्पायर थे, 1717 में एक दस्तक नामक और ऑर्डरशिप जारी किए थे, आदेश पत्र। उस आदेश पत्र को इसने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सबको टोल टैक्स देना होगा। और 1762 टोल टैक्स को लेकर इनके बीच काफी झड़प हुई। छोटा मोटा अलग झड़प है, बड़ा झड़प इनके साथ तब हुआ जब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना चालू किया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनके पास अंग्रेजी हथियार ही थे जो कि सीमित थे। बहुत चालाकी से इसने सोचा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ न कुछ बड़े उपाय किए जाए। सबसे ज्यादा कि उनकी गतिविधियों को जान जाते थे, इसलिए 1762 में इसने कैपिटल को, जो कि कैपिटल मुर्शिदाबाद में था, मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर ले आया और वहां पर इनसे लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण गन फैक्ट्री बनाई। अब बिहार में पड़ता है वर्तमान मुंगेर। मुंगेर में आज भी मीर कासिम का किला है। उसने क्या किया कि इनसे लड़ने के लिए एक जर्मन अधिकारी को बुलाया और जर्मन अधिकारी थे वाल्टर रिंगहार्ट। ये जर्मनी से आए थे और इनके पास बहुत अच्छा गन बनाने की नॉलेज थी। पहले गन में इधर से भरा जाता था बारूद, तब गोला डाला जाता था। अब गन को तोड़कर, यानी कि जैसे ये आपका गन है, ये गन है, तो ये गन को तोड़ने वाला, यानी यहां से नली ऐसे खुल जाएगी, तो ये गन तोड़ने वाला कारखाना इन्होंने डाला। ट्रेंड जर्मन के कुछ वर्कर्स आए और आज भी अगर आप बिहार में मुंगेर को जानते हैं तो मुंगेर एक अभी भी ऐसा जगह है जहां गन्ने के खेत में गन बनते हैं और वहां के लोगों के ये दिमाग में घुस गया है कि बंदूक बहुत जरूरी है और बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर में आज तक भी मिलता है इजीली, क्योंकि वो सीखे हुए हैं पारंपरिक। वहां स्थानीय लोगों को वर्कर में काम कराया और अंग्रेज के जाने के बावजूद भी कट्टा बनाना तो आम बात है, बहुत अच्छा आसानी से वो बना लेते हैं। तो मुंगेर में उसने
गुरगिल खान को अपॉइंट किया। ये गुरगिल खान अबसीनिया का रहने वाला था, जो कि उनकी गन फैक्ट्री को देखता था। अब इन्हें लगा कि मेरे पास तो सारे हथियार भी आ गए। तब इन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया। पहला तो वो खारिज कर दिया उनका दस्तक खारिज करने से अंग्रेज भड़क उठे, और अंग्रेज भड़क उठे और उन्होंने जगह जगह युद्ध किया। आपको बता दें कि इसमें डच का भी उन्होंने सहायता लिया, डच के लोगों को। इन्होंने फ्रांसीसियों का भी सहायता लिया, लेकिन गुप्त रूप से। सबसे बड़ी दुर्घटना तब हुई जब उसने पटना में महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारियों को मरवा डाला। इसे पटना मर्डर के नाम से जानते हैं। हालांकि सीधे तौर से नवाब का नाम नहीं आता था, लेकिन गुप्त रूप से नवाब ने ही कई महत्वपूर्ण अधिकारियों को मरवा डाला, जिससे अंग्रेज खफा हो गए। और 9 जुलाई को कारवा का युद्ध हुआ, सितंबर में गिरिया और अक्टूबर में उधनौला का। ये 3 इंपॉर्टेंट वॉर हैं जो कि अंग्रेजों और नवाब के बीच युद्ध हुआ। अब नवाब के पास यह था कि अंग्रेजों को हराने के लिए कोई बड़ा ताकत की जरूरत हुई, तो ये नवाब ने 3 लोगों से जाकर अपनी सिफारिश की। एक मुगल एम्पायर, और दूसरा अवध के नवाब, और खुद। और इन तीनों के साथ मिलकर एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इतिहास का सबसे बड़ी घटना, खास करके भारत पे अंग्रेजों का शासन, वो बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। देखिए, मीर कासिम जब नवाब बना तो उसे लगा कि हम पैसा देकर और फिर से अपना सल्तनत हासिल कर लें। फिर अंग्रेजों की चाल उसे तोड़ने के लिए दस्तक को रोका। कई बार संघर्ष हुए। पटना में जब वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, दस्तक को खारिज किया, तो अंग्रेजों ने तुरंत मीर जाफर को फिर से अपॉइंट कर दिया। अब पैनल आप देखिए कि मीर कासिम जब था तो 1760 से लेकर 65 तक नवाब रहा बंगाल का, और यह 63 में मीर जाफर को अपॉइंट कर देते हैं। अब वास्तविक नवाब क्यों? क्योंकि उसने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। अंग्रेजों के बीच कई बार संघर्ष हुए। अगर सच में देखा जाए तो पटना मर्डर से लेकर और बैटल ऑफ बक्सर के बीच में 3 बड़े युद्ध हुए, और तीनों में मीर कासिम हार गया। अच्छा युद्ध नीति नहीं होने के कारण। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे भारतीय जो लोग थे वो थोड़े लालच में आ जाते थे, अंग्रेज लालच देकर इनसे काम करवा लेते थे। तब इसने एक ग्रुप बनाया जिसमें ये मुगल एम्पायर, शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मीर कासिम, ये एक तरफ, और दूसरे तरफ इंग्लिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुर्नरो कर रहा था। 22 अक्टूबर 1764 को बनारस से लगभग 60 मील दूर बक्सर नामक एक जगह पे, जो गंगा के किनारे है, युद्ध हुआ। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की नीतियां, और इसने क्या किया कि शुजाउद्दौला के 2, एक रोहतास के सूबेदार असद खान और दूसरा जैनुल आबादीन, ये दोनों उनके सेनापति थे, दोनों को इसने खरीद लिया। साथ ही शाह आलम को भी कॉन्फिडेंस में लिया था कि यदि आप हार भी जाते हैं तो आपको हम फायदा देंगे। इसलिए यह केवल मीर कासिम को बेवकूफ बनाने के लिए युद्ध हुआ। हाँ, शुजाउद्दौला को नहीं पता था कि उसके सेनापति उसके साथ नहीं है, और इस युद्ध में फिर से मीर कासिम हार गए। यह हारने के बाद अंग्रेज बहुत चालाकी से मुगल सम्राट के साथ एक संधि करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इलाहाबाद में 2 संधियां हुई, एक मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा शुजाउद्दौला के साथ उसने अंग्रेज हरजाना मांगने के लिए ट्रीटी की। इन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद और वहां पर एक जगह है आपका मानिकपुर और कड़ा इलाहाबाद में, इन दोनों को छीनकर अवध के नवाब से और मुगल सम्राट को दे दिया। यही नहीं, 26 लाख रुपया एनुअली देने को घोषणा की। साथ ही अगले जो नवाब यानी कि मीर जाफर जो बने, मीर जाफर को सालाना 53 लाख रुपया निजामत के तौर पे दिया जाने लगा और मुगल बादशाह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी ले लिया। इस दीवानी को तैयार करने वाले लियो कार्टिस थे, जिसे फादर ऑफ डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। भारत में द्वैत शासन के जन्मदाता जो थे वो लियो कार्टिस थे। इन्होंने तैयार किया कि एक नवाब का और एक अंग्रेज का, दोनों का वसूली होगा। अब देखिए, इसके बाद मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और निजाम उद्दौला नया गवर्नर नियुक्त किया था, बंगाल के नए नवाब। ये नए नवाब बनते हैं और आपको बता दें कि 65 से लेकर यानी 1776 से 1770 के बीच बंगाल के नवाब भी पैसा वसूलते थे और अंग्रेज भी वसूलते थे। कहा जाता है कि बंगाल का आय जो था 80 लाख रुपए था एक साल में, जबकि अंग्रेज एक साल में 2,24,67,500 इतना वसूले थे। यह आंकड़ा और अभी भी अंग्रेजों के पास है, यानी 3 टाइम्स इन्होंने वसूला। उन क्षेत्रों से, खास करके आप देखिएगा, उन क्षेत्रों से जहां पहले नवाब भी कर नहीं वसूलते थे, वहां पर भी ये इन्होंने कर वसूला और कर वसूलने के कारण ही वहां भयंकर अकाल आए। 1772 में नज्म-उद-दौला को हटा दिया जाता है और बंगाल को अपने कैप्चर में अंग्रेज ले लेते हैं। तो इसके बाद बंगाल पर डायरेक्ट रूल करते हैं और इसी के आधार पर आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो इस प्रकार बंगाल के नवाबी समाप्त हो जाती है। आपको फिर बताएंगे कि 1765 के बाद ही अंग्रेज, जो कि झारखंड प्रदेश जहां पे ट्राइबल्स रहते थे, उन क्षेत्रों में घुसने को प्रारंभ किया। तो झारखंड में सबसे पहले अंग्रेज देवघर से घुसे, ठीक, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र को कब्जा किया। तो इस तरीके से वहां पे, क्योंकि देवघर रोड में आता है, तो वहां पे अपना एक संस्था बनाई और धीरे धीरे, मतलब अगर आप झारखंड पढ़िएगा तो झारखंड में ये पश्चिमी सिंहभूम एरिया के रोहिणी गांव, इस क्षेत्र में उन्होंने प्रारंभ किया और यहां से पूरा झारखंड से वसूली करना चालू किए। आप सोच सकते हैं कि कितना रुपए, 3 गुना रुपए उन्होंने वसूला। ठीक है।